हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। ICAR टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो हमने अपने आप खुद से टाइप किया है। तो गाइस देखिए, इसी तरीके के मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको कराने का वादा किया था, तो उसी की सीरीज में पहला प्रैक्टिस सेट है। और आप इसको मिला लीजिएगा का पूरा प्रैक्टिस सेट है ना, वो आपके सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप देखिए पूरा अगर सपोर्ट करेंगे ना, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको भेजेंगे, तो मैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको फ्री कर दूंगा और सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी 25 जनवरी का आपका एग्जाम है, तो अभी काफ़ी समय है आपके पास। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के जो 25 प्रश्न हैं उनको करते हैं, और उसके बाद ऐसे ही करेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, हमने आपको दिखा दिया, ये खुद का मेरा बनाया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे अगर 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं, तब हम आपको इसकी सारी की सारी PDF फ्री कर देंगे अपनी टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पूछा गया कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। एक मंदिर है कामाख्या, तो वो कहाँ पर है? वो है आसाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो इसमें बोला गया है, करंट अफेयर का है। तो नासा के उस मिशन का आपको नाम बताना है जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2021 में एक रणनीति का परीक्षण करने के लिए एस्टेरॉयड पर एक रॉकेट दागा गया है। तो उस परीक्षण का नाम क्या है? उसका राइट आंसर हो जाएगा डार्ट। डार्ट एक परीक्षण है जो इसके लिए जारी किया गया है। किसके द्वारा? ये नासा के द्वारा जारी किया गया। नासा कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है, और इंडिया की इसरो है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 3 में कहता है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन है? वह है कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, जिसमें मीराबाई चानू ने इस बार मेडल प्राप्त किया था। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तट पर सर्दियों के दौरान सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब सर्दियों के दौरान वर्षा की बात कर लेते हैं, तो वह किस तट पे होती है? तो अभी देखिए, जो इंडिया का ये मैप है ना, तो यहाँ पर है आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दियों में बरसात होती है। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान में कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, वो तमिलनाडु होती है। यही पूरा तट यहाँ पे पड़ता है, जिसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। टोटल पानीपत के यहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए। तब सबसे पहला जो युद्ध था वो 1526 में हुआ था, और जो दूसरा हुआ था वो 1576 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। भाई साहब, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते चलें। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ये एक प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया था, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय पोषण नीति किसके द्वारा चलाई जाती है। तो एक यहाँ पर देखिए, ये जो है राष्ट्रीय पोषण नीति, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये चलाई जाती है नीति आयोग का। अब नीति आयोग का पूछ सकता है, आपका गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था? सभी को तक 2015 में हुआ था। किसके स्थान पर? वो हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। जिसके कहाँ पर, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? वो रहते हैं माननीय जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 8 में कहता है कि सरकार ने नरेगा का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम से जोड़ा था। देखिए, जो नरेगा योजना चालू हुई थी उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया था। अब उसके बाद यहाँ पर किस में लगा? महात्मा गांधी जी से मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा मतलब इसमें क्या है, ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसमें महात्मा गांधी शब्द को जोड़ा गया। अगर इसको फुल फॉर्म देखेंगे तो महात्मा गांधी, ये इस तरीके से यहाँ पर ये योजना चालू होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया है 9 में कि बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू की बात करें तो बिहू कई प्रकार का होता है। तो सारे के सारे कहाँ के हैं? आसाम के ही, इसको याद रखेंगे। तो बिहू जो है वो आसाम का है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अब देखिए, जो भारत का नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है। तो भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं समुद्रगुप्त। कौन जानते हैं? समुद्रगुप्त। याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इस समय की अगर बात कर लीजिए, देखिए तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, वो हैं सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 12।
करंट अफेयर का प्रश्न है। तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो यहाँ पर महिला है वह कौन है, कंगना रनौत, यानी कंगना रनौत को यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 2021 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखें अगला, कहा गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर तो आपको पता होने का हकदार है। तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, इसको हम याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं गाइस। अगले में कहा गया कि राज्य में जो राजीव आवास योजना है ना, राज्यों में राजीव आवास योजना है वह कौन संचालित करता है। तो बेसिकली इस योजना को जो संचालित किया जाता है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ए और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहा गया कि तियानवेन एक क्या है। तो तियानवेन आपने सुन रखा होगा, लेकिन आप इसके ऑप्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो गाइस देखें, जो तियानवेन है ना, ये चीन का अंतरिक्ष यान है। चीन का क्या है, ये अंतरिक्ष यान है जो अभी हाल ही में जो है यहाँ पे भेजा गया था। ठीक है, तियानवेन कहाँ के है, चाइना का एक अंतरिक्ष यान है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब अगले में बात करते हैं। तो कहा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष में चालू किया गया था। तब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था वह कब शुरू किया गया। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2008 में, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चालू किया गया था 2008 में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक 17वां प्रश्न है जो हमने अभी बोला था, आपको गलत छप गया था। ठीक है, तो कहता है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 18 है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इस समय जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, वो है अजित डोभाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजित डोभाल। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। एक प्रश्न योजना से है। तो कहा गया कि किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए आश्रय योजना शुरू की। अब आश्रय योजना किसके द्वारा शुरू करी गई है, राजस्थान के द्वारा। कहा इसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा आश्रय योजना को शुरू किया गया है। ये किसके लिए है, बेसिकली यह बालिकाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मेक इन इंडिया अभियान की जो शुरुआत हुई थी ना, वह कब हुई थी। देखिए जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसकी शुरुआत, देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें एग्जैक्टली डेट पूछता है आपको। तो यह हुई थी 25 सितंबर को, याद रखेंगे आप, हुई थी 25 सितंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था, मेक इन इंडिया अभियान। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप वहाँ बताइए। तो तुगलकनामा लिखी गई है यहाँ पर अमीर खुसरो के द्वारा। इसके राइट आंसर हो जाएंगे अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था। तो चोरी चौरा कहें, यहाँ पे चौरा चौरी कहें, बात एक ही निकलती है। तो इसका जो कांड कब हुआ था, ये हुआ था 1922 में। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, जब यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे तो कुछ उग्र भीड़ पे इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश सेना थी उसने गोलीबारी कर दी थी। उसके बाद क्या किया, गुस्सा गए थे सब लोग, तो उन्होंने एक थाने को फूंक दिया था, पुलिस थाना, जिसमें लगभग 25 से आसपास के यहाँ पे बात करते हैं कि लोगों की जलकर मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। तो कहा गया कि सरकारिया आयोग के द्वारा कब रिपोर्ट पेश करी गई थी। एक आयोग आपने सुना ही होगा, सरकारिया आयोग, तो इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी। ये रिपोर्ट पेश करी गई थी 1988 में, याद रखेंगे 1988 में इस रिपोर्ट को पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है कि किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। अब एक लीची है जिसका नाम है तेजपुर लीची, वह किस राज्य की है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आसाम, यानी कि जो तेजपुर लीची है ना वो आसाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। तो ये जीके का लास्ट प्रश्न रहेगा क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 25 का राइट क्या होगा, टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा कौन सा बोला है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, तो वह है मानस टाइगर रिजर्व। याद रखेंगे मानस टाइगर रिजर्व ये जो है सबसे बड़ा है पूरे भारत का। तो चलिए हमारे 25 प्रश्न हो गए, जिसमें शायद एक प्रश्न रिपीटेड था, तो टोटल 24 प्रश्न हुए। तो आपने इसमें से कितना
किया ये भी बताइएगा, लेकिन पूरा हम तो कहते हैं 100 के 100 आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि आपने कितने सही किए। तो चलिए अब देख लेते हैं किस चीज़ के, वो देखेंगे सामान्य जो है साइंस। अब साइंस के 25 प्रश्न आने हैं। सिलेबस में आपको साफ साफ दिया हुआ है कि 10th लेवल की आपकी सारी की साइंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उसी से यहाँ पे सारे के सारे प्रश्नों को आपके लिए इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो कहा गया है यहाँ पर 26 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। बेसिकली भौतिक परिवर्तन नहीं है तो पूछा गया मतलब क्या है, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा हो सकता है, तो चलिए देखिए। एक है यहाँ पे जलवाष्प देने के लिए पानी को उबालना, फिर है यहाँ पे पानी प्रदान करने के लिए बर्फ को पिघलना, और पानी में नमक मिलाना, और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का यहाँ पर जो है ये होता है, ठीक है, उसको निकालना बेसिकली इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका रासायनिक परिवर्तन जो है ये आपका डी वाला, यानी कि जो आपकी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है उसको अगर आप जलाएंगे तो उसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाकी ये तीनों क्या है, ये आपकी जैसे पानी में नमक मिला दिया फिर आपको नमक भी अलग कर सकते हैं, यही तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसमें पूछा रासायनिक परिवर्तन जो नहीं है बेसिकली। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे 27 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे उच्चतम उष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है। यहाँ पे उष्मीय लिखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे गलती जरूर हो जाती है कहीं ना कहीं। तो उष्मीय मान जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है, तो गाइज वो होता है हाइड्रोजन का, सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का। इसीलिए देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन एनर्जी पे सब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियाँ जो है वो फोकस्ड हैं इस समय आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि किशोरावस्था की शुरुआत में शरीर में कौन से बदलाव आ जाते हैं। अब किशोरावस्था जब शुरू होता है तो शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, जब किशोरावस्था शुरू होती है यहाँ पे लगभग 11 आज से 12 साल की अगर एज की बात कर लेते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, उच्च आय में वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ पे अगर हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट में इनकी यहाँ जो है वो वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है, पसीने और वसा में ग्रंथियों की गतिविधि में भी वृद्धि हो जाती है। जो पसीने और वसा की जो ग्लैंड्स होती हैं ना, वो भी यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर 1 और 2 दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 29 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है। अब प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा इसका परिणाम जो है वह नहीं होगा। अब तारों का टिमटिमाना, तो यहाँ पर ये प्रकीर्णन का ही काम है। साफ रंग का जो आसमान दिखता है वो नीले रंग का दिखता है प्रकीर्णन के कारण, और जो टेंडल इफेक्ट होता है ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है ना, वो डिस्पर्सन के कारण नहीं होता, बल्कि वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब यहाँ पे कहता है कि जो मानव शरीर में जो वक्र है, यहाँ पे वक्र की बात कर रहे हैं, जो किडनी है, ठीक है, वक्र की बात कर रहे हैं, इनको हिंदी में कहते हैं। तो किडनी जो है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है। देखिए किडनी जो है वो बेसिकली यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र के लिए जिम्मेदार होती है। किस चीज़ के लिए, उत्सर्जन तंत्र के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब 31 में कहता है कि अमीबा जो है वह कैसे प्रजनन करता है। अमीबा जो है वो किस तरीके से प्रजनन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा यहाँ पर द्विविभाजन, यानी कि जो द्विखंडन होता है वह इसमें होता है, याद रखेंगे वह इसमें होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित खाद्य उत्पादों में से कौन सा एक कार्बन यौगिक नहीं है। जो दैनिक जीवन में आप यूज करते हैं ना, उसमें एक कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है, यानी इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो भाई ऑप्शन पे नजर डालिए तो बहुत गलत लिखा हुआ है। तो चलिए खनिज तेल है यहाँ पर ये, और उसके बाद ये क्या है, ये आपका घी है, और उसके बाद ये चीनी नमक है। तो इसका आंसर क्या है, जो नमक, नमक में आपको कार्बन यौगिक नहीं पाया जाता है, ठीक है, नमक में कार्बन यौगिक नहीं होता है। बाकी खाने वाली जो तेल होता है, घी होता है, चीनी, इसमें सब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए। कहता है कि पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वह कब होता है। देखिए यहाँ पे इसका जो सबसे जो सटीक आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे कहता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो एक सीधी रेखा में आ जाते हैं ना, तब क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि जो फुल सूर्य ग्रहण होता है ना, तब होता है, कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में बिल्कुल सामने आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लिए। तो यहाँ पे कहा गया कि एक क्षार के साथ, यहाँ पे क्षार लिखा हुआ है यानी कि जो बेस होता है, ठीक है, एक बेस के साथ अम्ल है, यहाँ पर ये एसिड होगा, ठीक है, एक बेस के साथ एसिड की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। देखिए एसिड प्लस अगर बेस की हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसको कहते हैं यहाँ पे उदासीनीकरण, यानी कि क्या होता है, उदासीनीकरण प्रक्रिया उसको कहा जाता है। एसिड बेस की अगर यहाँ पे रिएक्शन होती है तो
क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। तो कहा गया कि परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, ठीक है। तो परमाणु संख्या जो है हमेशा वो किसके बराबर होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर, यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आपने अगर पढ़ा है एनसीईआरटी वगैरह, तो उसमें बोला गया है कि रदरफोर्ड की जो सोने की पत्ती वाला प्रयोग है ना, उसमें कौन सी जो है यहाँ पे जो रेज वगैरह डाली जाती हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सोने की पन्नी की ओर निर्देशित किया जाता है, किनको किया जाता है, तो वो होते हैं अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल से उन्होंने इस प्रैक्टिकल को किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 37 में कहता है कि समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को क्या कहते हैं। अब देखिए, एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जिनका जो है अलग अलग होता है। तो देखिए, आपने सुना होगा जो आपके हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक, उसके आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया ऑक्सीजन क्या है। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। तो ये बोला गया है ऑक्सीजन क्या है। तो याद रखेंगे, ऑक्सीजन जो है ना, वो एक एंजाइम है। या क्या है, ऑक्सीजन जो है वो एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि शरीर का तापमान कहाँ पर नियंत्रित होता है, यानी कि जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, वह होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर अगला है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं। जो नर मच्छर है, सभी को पता है, सिर्फ मादा मच्छर जो है ना, वही इंसान को काटती हैं और वो मनुष्य का रक्त चूसती हैं। लेकिन यहाँ पे जो नर मच्छर होता है वो किससे करते हैं, तो वो करते हैं पशु मल एवं मलबा, यानी कि जो पशु का मल होता है और मलबा होता है, जो इतनी गंदगी वाली चीज़ें होती हैं, वहां से नर मच्छर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और मादा जो होती हैं वो मनुष्य के रक्त से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो 41 कहता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। तो यानी कि जो बल है, जो फोर्स है, इसका इस जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो हो जाती है न्यूटन। याद रखेंगे, न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक बार चुंबक है ना, एक बार चुंबक जो होता है वह किसके गुणों को दर्शाता है, डैश के गुणों को दर्शाता है। जो बार चुंबक है ना, वो स्थायी चुंबक माना जाता है, ठीक है। जो स्थायी चुंबक होता है उसको बार चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। इसको बनाया नहीं जाता। अब जैसे अस्थायी चुंबक क्या होता है, एक लोहे को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन बार चुंबक क्या है, वो स्थायी चुंबक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण संसाधन है। अनवीनीकरण संसाधन का मतलब है जो एक बार खत्म हो गया उसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। देखिए, जैव ईंधन को किया जाता है, बायोमास किया जाता है, बायोगैस किया जाता है, लेकिन कोयला जो है ना, वो लिमिटेड मात्रा में। कोयला को अगर आप एक बार ख़त्म कर देंगे पृथ्वी से, तो उसको दोबारा से जो है रिन्यू नहीं किया जा सकता है। बहुत ही मुश्किल है, सालों करोड़ों लाखों सालों की यहाँ पे ये प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। बारिश की बौछार के दौरान एक इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो बारिश जब हो जाती है तो एक जो इंद्रधनुष है ना, एक रेनबो है, वह कहाँ पे दिखाई देता है, तो याद रखेंगे वह होता है सूर्य के एकदम विपरीत। यानी कि जो सूर्य, मान लीजिए जैसे, तो हमेशा तो ये लगभग शाम को ही दिखता है। अब शाम में सूर्य पश्चिम में अगर है ना, तो वह कहाँ पे दिखेगा आपको, ये जो आपका रेनबो होगा वो पूर्व में दिखेगा, यानी कि जस्ट अपोजिट उसके दिखाई देता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रक्रिया करता है। जो अम्ल है ना, एसिड है, वह अगर साल्ट बनाने के लिए धातु के साथ प्रक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस जो है उत्पन्न करता है। बेसिकली ये यहाँ पे पूछा गया है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर उत्पन्न करता है। याद रखेंगे इस वाली प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या उप समुद्री भूस्खलन के क्या कारण हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि समुद्र के भीतर कोई भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, किसी भी तरीके से कुछ होता है, तो उसके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो बाढ़, ये चीज़ पॉसिबल है, अगर भूकंप आता है तो बाढ़ आ सकती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर ये सुनामी। इसका जो सटीक आंसर होगा ना, सुनामी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाढ़ जो है नदियों वगैरह में आती है, लेकिन समुद्र की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे क्या होगा, सुनामी आती है अगर भूकंप वगैरह आ जाता है। तो आपने 2004 वाली घटना पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण प्रकार का फसल है। अब जो वृक्षारोपण यानी कि जिसकी पौध लगाई जाती है, उसमें से कौन सा है, वो हो जाएगा चाय। यानी कि चाय को क्या किया जाता है कि एक तरीके से वृक्षारोपण, एक रोपण फसल के रूप में इसको
माना जाता है? चाय को। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, कहता है कि निम्न में से कौन प्रजनन का हिस्सा है? अब इसमें देखिए जो प्रजनन का हिस्सा, एक अगर फूल की बात करें तो उसमें प्रजनन का हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है फूल। ठीक है, याद रखेंगे फूल में ही आपके परागकण आते हैं, वही जाकर यहाँ पे जो है इसके बाद इसकी प्रोसेस होती है जो प्रजनन में कन्वर्ट हो जाती है। तो फूल जो है वो एक प्रजनन हिस्सा होता है एक। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए 749 में कहता है कौन सी धातु उष्मा का सुचालक होती है? यहाँ पे कंडक्टर की बात करें, सुचालक होती है लेकिन विद्युत की कुचालक होती है, यहाँ पे याद रखें। तो वहाँ पे क्या होता है, जो अभ्रक होता है ना, अभ्रक में क्या होता है, ये आपका जो हीट को ये तो ट्रांसफर करता है, अभ्रक जो है हीट को ट्रांसफर करता है, लेकिन क्या करता है जो लाइट है, जो विद्युत है, करंट है, उसका यहाँ पे ये इंसुलेटर होता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया यहाँ पर 50 में कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहलाते हैं? संघनन कहलाते हैं, याद रखेंगे, संघनन प्रक्रिया कहलाती है। तो गाइज हमने 25 प्रश्न साइंस के भी कर लिए। अब चलिए चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा, वह है सामाजिक विज्ञान का, जो आपके इस पेपर में बहुत ही बढ़िया तरीके से पूछा जाए। तो गाइज अब सामाजिक विज्ञान के सेक्शन में चलते हैं। तो आप इसको सिलेबस को मिला लीजिएगा, पूरा उसी तरीके से हमने इसको तैयार किया है। तो देखिए कहता है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? एक किसान सभा है जो अवध किसान सभा के नाम से जानी जाती थी, उसकी स्थापना करी गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि किसने 1804 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था वह कौन थे? याद रखेंगे, वह थे नेपोलियन। याद रखेंगे कौन? नेपोलियन ने घोषित किया था 1804 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वयं को सम्राट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहता है कि निम्न में से एक दबाव समूह है। अब निम्न में से एक जो दबाव समूह है बेसिकली ये क्या है? ये एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन बनाए हुए हैं, याद रखेंगे, और आपको वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से एक दबाव समूह कौन सा है? तो अगला देख ले ऑप्शन। तो इसमें क्या है, एक शराब विरोधी आंदोलन है, ये दबाव समूह नहीं है। महिला आंदोलन ये भी नहीं, लेकिन जो वर्कर्स ट्रेड यूनियन था ना उस समय, यहाँ अगर बात कर लें पुराने ज़माने की, तो वर्कर ट्रेड यूनियन ज़्यादा एक दबाव समूह के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कहता है कि निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब क्या है? जो राष्ट्रीय पार्टी है बेसिकली, ये पूछा है। देखिए बहुजन समाज पार्टी जिसको बीएसपी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। तो क्या होगा, ये एक जो है राष्ट्रीय पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये भी एक यहाँ पे जो है राजनीतिक दल है राष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या जो उपरोक्त तो सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले में बोलता है कि किस वर्ष नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ था? तो नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 2006 में। याद रखेंगे 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था, यह आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लिए 56 में। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है? बेसिकली जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, वो उसका जो प्राइमरी सेक्टर है वह किससे संबंधित है? बेसिकली वह संबंधित है आपका कृषि से, एग्रीकल्चर से। याद रखें किससे? एग्रीकल्चर से संबंधित है। फिलहाल यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर की बात करें, ये अर्थव्यवस्था में इतनी ज़्यादा भागीदारी नहीं रखता है, फिर भी प्राथमिक क्षेत्र में ये आता है नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहा गया यहाँ पे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सकल घरेलू यानी कि जो जीडीपी है ना, भारत की जीडीपी, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो किसका रहता है? वो रहता है यहाँ पर सरकारी क्षेत्र का, यानी कि जिसको सेवा क्षेत्र भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है अपनी भारत की जीडीपी में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर देखिए कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे 1986, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसके निर्दिष्ट में तो क्या है? सुरक्षा का अधिकार, छूटने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये चीज़ यहाँ पर तीनों चीज़ें यहाँ पर इसमें मेंशन करी गई थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप का कारण बन सकता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में अगर भूकंप आ जाता है तो वो किस चीज़ का कारण बन जाता है? बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूस्खलन। भूस्खलन क्या मतलब क्या होता है कि एक पहाड़, मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना टूट के नीचे गिर जाना, या फिर इसके नीचे जो है बहुत सारे जब के दब जाते हैं लोग, जान माल की हानि भी होती है, तो उसी को हम भूस्खलन के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगर 60 देखें तो कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है ना, वह कब चालू हुआ था, याद रखेंगे 2004 में इसको विधेयक में लाया गया था और 2005 में इसको मंजूरी मिल गई थी। 4 में कब लाया गया था, जब सुनामी आई हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष पूछा गया है, ऑप्शन देखें तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लिए तो कहता है क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब इसमें से जो बोला कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, अब देखिए यहाँ पे एक तो आपका भूकंप है, ये प्राकृतिक आपदा है, सुनामी, चक्रवात, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट होता है ना घर में, वह प्राकृतिक आपदा नहीं कहलाती, वह मैन मेड कहलाती है, क्योंकि इंसानों के द्वारा ही बनाई गई चीज़ें हैं और उसी में कोई दिक्कत हो जाती है तो वह प्राकृतिक आपदा के तहत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया यहाँ पर महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे, 1915 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए तो कहा गया कि वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था। अब वाटरलू का युद्ध है, अगर आप उससे संबंधित हैं तो आपने पता ही चल गया होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट है। देखिए वाटरलू का युद्ध किसके समय हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका क्या क्या, नेपोलियन ने बेसिकली फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया था इस लड़ाई में, वाटरलू के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, खेड़ा सत्याग्रह गांधी द्वारा किसके समर्थन में चलाया गया था। अब खेड़ा की बात करें, गांधी जब वहाँ से हमें अफ्रीका से लौट कर आए हुए थे तो उन्होंने एक खेड़ा आंदोलन चलाया था, तो वह किसके लिए था, वो बेसिकली वह कृषक के लिए, यानी जो कृषक मजदूर थे ना, उनके लिए इस आंदोलन को चलाया गया। सबसे पहला कौन था, चंपारण आंदोलन कहाँ पे चला था, बिहार में चला था, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, 65 में कहता है कि 1919 रॉलेट एक्ट बेसिकली क्या था। अब यहाँ पे देखिए 1919 जो रॉलेट एक्ट था उसमें क्या बेसिकली चीज़ें कही गई थी। पहला ऑप्शन है आपका, मुकदमों की सुनवाई कोई नहीं करेगा। फिर कहता है भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए अहर्ता पर रोक लगा दी गई थी। फिर कहता है कि राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया था। बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसमें कहा गया था, एक प्रावधान था कि 2 साल तक यहाँ पर उनको बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। ये यहाँ पर 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत कहा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। एक आंदोलन चालू किया गया खिलाफत आंदोलन, जो साथ साथ चला असहयोग आंदोलन के, उसमें क्या था, जो आपके देखिए यहाँ पे जो अली बंधु थे ना, 2 भाई थे यहाँ पर, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। फिलहाल आगे चल के गांधी जी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, अगले प्रश्न की बात करें तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि भूकंप के प्रभाव क्या हैं। बेसिकली अगर भूकंप आता है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं भूकंप को किससे नापा जाता है, तो वो हमारा था सिस्मोग्राफ से, याद रखेंगे, या फिर इसको कहीं की रिएक्टर स्केल भी देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। अब भूकंप के प्रभाव बेसिकली क्या क्या होते हैं, एक तो बाढ़ आ सकती है, दूसरा सुनामी और तीसरा अवतरण, यानी कि उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन अब देखिए, आप पूछ रहे हैं कि ये ऐसे प्रश्न क्यों कराइए, आपके सिलेबस में है आपदा प्रबंधन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि प्राकृतिक परिणामों के कारण जान माल की व्यापक क्षति को क्या कहा जाता है। अगर जान माल की व्यापक क्षति हो जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक आपदा, याद रखेंगे। प्राकृतिक आपदा में जान माल की हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो वह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही इसको जो है मेंशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। आप साइंस वाले खट से बता देंगे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन वो नहीं, ये टर्म रिलेटेड है आपका अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से, याद रखें किसी इकोनॉमिक्स से। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1991 में चालू किया गया था। तो सबसे पहले है एलपीजी का मतलब क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिबरलाइजेशन, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन, ये आपका पी से होगा, लिबरलाइजेशन एल से होगा, और जो आपका जी आएगा ना, इससे ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। तो आपका ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में होगा। 1991 में इसको किया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, 70 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अब लोकतंत्र की जो विशेषता नहीं है वो देखिए, कानून का शासन लोकतंत्र की विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, चुनाव है, लेकिन वंशानुगत शासन जो है ना, वो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो गाइस देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें,
क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 2 दिन लग गए इस पूरे प्रैक्टिस सेट को बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं तो कहता है इनमें से कौन सा एक राज्य दल है। बेसिकली राज्य की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, यानी कि दूसरे स्टेट में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यह हो जाएगा बीजू जनता दल, एक है इंडियन नेशनल लोक दल और सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि 2006 में नेपाल राजतंत्र से बदलकर किस रूप में हो गया था। अब नेपाल में जो राजतंत्र चल रहा था 2006 तक, तो 2006 में बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो है आंदोलन हुए, तख्ता पलट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गया। याद रखेंगे कि इसमें लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 73 कहता है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। बेसिकली आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है ना, किस प्रणाली की विशेषता है, वह होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। और ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जो है गेहूँ ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, उसके पास धान ज़्यादा है, तो ठीक है, इसमें क्या कहते हैं 5 किलो गेहूँ आप ले लो और 5 किलो धान इनको दे दो। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, ये बेसिकली यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो कहा गया है कि यहाँ पे महात्मा गांधी नरेगा योजना कब प्रारंभ करी गई थी। तो नरेगा योजना की हम बात करें तो बेसिकली देखिए ये चालू करी गई थी 2 फरवरी 2006 में। कब चालू हुई? 2 फरवरी 2006 में आपकी महात्मा गांधी नरेगा योजना स्टार्ट करी गई थी। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का लास्ट प्रश्न रहेगा। तो कहा गया यहाँ पे कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला सबसे पहला देश था। जो औद्योगिक क्रांति है ना, उससे गुजरने वाला जो सबसे पहला देश था उसका नाम है ब्रिटेन। याद रखेंगे क्या है, जो ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है सबसे पहला देश था जो औद्योगिक क्रांति से गुजरा हुआ था। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब चलिए देख लेते हैं आपके 25 प्रश्न जो है मैथमेटिक्स के, उनको ये 25 प्रश्न हैं आपके गणित में, इनको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ले लेते हैं यहाँ पर गणित के 25 प्रश्न आपके एग्जाम में जो आने हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न कहते हैं कि एक कोण में कितनी डिग्री होंगी जो इसके पूरक 2/3 के बराबर होगी। बेसिकली यहाँ पे पूछा है तो पूरक यहाँ पे कितना होता है, आप सभी को पता है कि वो 2 कोण मिलके 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोण जो था वो एक्स था। अब यहाँ पे अगला भी पूछा है कि उसका 2/3 है, तो एक्स का यहाँ पे 2/3 जो है वो पूरक हो जाएगा। पूरक कितना है, 90 हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो एलसीएम ले लेंगे सिंपल सा। तो ये हो जाएगी 3x + 2x अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5x हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 × 3 हो जाएगा, तो 9 3 27, तो 5x = यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा, क्योंकि 5 चौकू 20, 5 हम 25, 5 चौकू 20, तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बहुत ही ईजिली से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले में कहता है 77 में कि निखिल ने शांत जल में 12 किलोमीटर घंटे की चाल से एक नाव चलाया और धारा की चाल 6 किलोमीटर घंटे है। यदि निखिल को जाने वापस में 2 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। अब देखिए यहाँ पे अगर शांत जल में वो चला रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें दोनों जुड़ जाती हैं, दोनों की दोनों चालें बिल्कुल जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं वो डी थी, डिस्टेंस कितनी है, डी है, पूरा गया है ना, दूरी पूछा गया तो डी मान लेते हैं। तो ये हो गया नीचे 18। फिर यहाँ पे कितना है, फिर यहाँ पे बोला कि धारा की चाल, और धारा की चाल में चलाते हैं तो क्या होता है उसमें वो घट जाती हैं। तो 12 में से 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका d/6 हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू टोटल कितना लगता है, 2 लगता है। तो हमारे पे ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को अगर हम क्या करेंगे, नीचे देखें आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 18 नीचे हमारा एलसीएम आएगा ही आराम से, ठीक है। कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम 18 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3d हो जाएगा और अब d हो जाएगा, प्लस में d हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 होगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 9 ये 36 हो जाएगी। ये डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 9 आ जाएगी, ठीक है, डी की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको उसके द्वारा तय की दूरी की गणना कीजिए। अब 9 × 2 = 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 × कर देंगे 2 तो 18 राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगला भी यहाँ पे बहुत आसान है। तो इसमें पूछा गया कि 37 लीटर पेट्रोल भरा गया और 15 दिनों में
28 लीटर 561 मिलीलीटर पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका कितना आंसर यहाँ पे आएगा। तो थोड़ा सा गाइस इसमें कुछ मिसिंग है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 450 मिलीलीटर होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 450 मिलीलीटर ये यहाँ पे है। तो 37 लीटर 450 मिलीलीटर पेट्रोल भरा गया। 15 दिनों में 28 लीटर 561 मिलीलीटर पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया। तो बस में कितना पेट्रोल यहाँ पे बचा हुआ है, बेसिकली ये यहाँ पे पूछा गया। सिर्फ कैलकुलेशन का इसमें खेल है। तो क्या करेंगे, 37 लीटर हमारा पहले था और कितना मिलीलीटर था? 450 मिलीलीटर। अब यहाँ पे कितना खर्चा हो गया? खर्चा हो गया यहाँ पे 28 लीटर 561 यहाँ पे जो मिलीमीटर खर्चा हो गया। अब इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे इतना, तो हमारा जो राइट आंसर वो आ जाएगा। तो इसको अगर माइनस कर देंगे 10 में से 1 हो जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे एक आएगा कैरी और फिर यहाँ पे इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका बचेगा कितना? 8 बचेगा। तो 8 लीटर 889 मिलीलीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसिंग था, तो 450 मिलीलीटर यहाँ पे ऊपर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक अपरिमेय वर्गमूल है, एक अपरिमेय वर्गमूल है। देखिए यहाँ पे जो वर्गमूल पूछा गया है अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब वो पूरा पूरा यहाँ पर वर्गमूल नहीं होगा। देखिए ये भी आपका वर्गमूल होता है, ये भी वर्गमूल होता है, वही होता है, लेकिन यहाँ पे 13 23 जो है वो किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यही अपरिमेय वर्गमूल है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 80 में बोला गया है आपको। तो गाइस इसमें कहता है कि 8% विक्रय कर के साथ एक घड़ी का विक्रय मूल्य 810 रुपये है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पर 8% का विक्रय कर यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना था? वाई था, ठीक है। मान लेते हैं कि घड़ी का अंकित मूल्य जो है वाई था। अब यहाँ पे बोलता है कि अब इसका जो 8% इसमें ऑलरेडी है, तो हम इसको कहते हैं कि 100 था और यहाँ पे 8 इसमें और ऐड कर दिया गया। अपान में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू कितना है? वो 810 आपको टोटल यहाँ पे इसका विक्रय दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जगह 27/25 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा काट पीट लीजिएगा। ये हो गया हमारा 27/25, ये 810 है। तो अगर वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना, तो हमारी 750 आ जाएगी। कितनी आएगी? 750 आ जाएगी। याद रखेंगे इसको, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि 2/5 का कितना परसेंट 1/40 है? 2/5 का कितना परसेंट 1/40? ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सिर्फ आपको प्रश्न को फॉलो करना है। तो 2/5 का, ठीक है, x% 1/40 है। इस तरीके से करेंगे। 2/5 का x% 1/40 है। यही तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए। यहाँ पे 2 5 6 10 कट जाएगा, तो नीचे आपको कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे आप इसको करने वाले हैं। तो x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/40। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे की जितनी वैल्यू थी ना, ये ऊपर चली जाएंगी। 50 × 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ देखिए, तो ये जो 8 से कट जाएगा, तो 50 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अक्षांक 48 आ जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 6.25 आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें आपको कह रहा है आपको, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन दी है 2 + 1 + 2 की स्क्वायर प्लस 1, तो सबको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है और बीच में क्या है यहाँ पे कि इसको अगर 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए 2 की पावर 4 कितनी होती है? 32 हो जाएगी, ठीक है। 32 + 1 यहाँ पे 33 हो जाएगा। अब इसको कर लेना है आपको कैलकुलेट। तो 15 हो जाएगा। 15 गुणे यहाँ पे 33 कर देंगे, तो ठीक है। तो 15 × 45 हो जाएगा। 15 × 45, 45 यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 255 राइट आंसर, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। बोला गया कि यदि एक गोले की त्रिज्या एक गोलार्ध की त्रिज्या की 3 गुना है, तो उनके आयतन का संबंधित अनुपात क्या होगा? तो ये यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है आपके लिए कि सबसे पहले देखिए आपका गोले का आयतन कितना होता है। गोले के अगर आयतन की बात करते हैं कितना होता है? 4/3। यहाँ सिर्फ फार्मूले का खेल रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, जो इसकी रेडियस होती है R³ होता है, ठीक है। यह हमारा था गोले का, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है 3 गुना है।
3 गुना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारी जो गोले की त्रिज्या है वो 3x हो जाएगी और यहाँ पे x की ये गोलार्ध की हो जाएगी वो x हो जाएगी। अब इसी जो फार्मूले हमारे यूज होंगे, यही वाले फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसको कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 गुना है इसीलिए हमने इसको 3x माना हुआ है। चलिए तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अब गोले का आयतन कितना होता है। गोले का आयतन हमने आपको बताया था कि 4/3 पाई आर हमने मान लिया है कि 3x है तो ये क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 36x³ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा पाई में, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गोलार्ध का जो है आयतन कितना होता है। अब गोलार्ध का जो आयतन होता है वो कितना है, वो होता है 2/3 पाई और यहाँ पे x हो जाएगा और इसकी क्यूब, जो पाई आर इसका क्यूब होता है ना, तो क्योंकि हमने x इसको पहले माना था कि इसकी त्रिज्या जो x है ये मान ली थी। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 x³ और ये पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अनुपात निकालना, अनुपात निकालने क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 36x³ पाई अपॉन में यहाँ रख देंगे 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, सभी को पता है ये हमारा हो जाएगा। तो पाई पाई से कट जाए, इससे से कट जाएगा तो हमें कितना आ जाएगा, ये 54:1। कितना आ जाएगा, 54:1। ठीक है, 54:1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो यहाँ पे ये कहता है कि इसमें से मध्यिका ज्ञात करनी है। अब मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, हमको इसको आरोही क्रम में लगाना होता है, यानी कि सबको हमको पता करना है कि इसमें कौन जो है सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको एक को अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिएगा सब में हम 0 बढ़ा लेते हैं ऊपर, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना 2.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे 20/5, सब में 0 बढ़ा लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 5 और 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0.4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ये आपका 0.4 आ जाएगा लगभग इसके आसपास। ठीक है, ये आपका इतना जाएगा 3.6 और 8-9 की कितनी जाएगी, ये 0.7 वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसको आरोही में लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा ये वाली वैल्यू आएगी, यानी कि 2/5 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारी कौन सी आएगी, इसके बाद हमारी आएगी यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 3/7 और 8/9। अब हमको जो आरोही में निकालना होता है उसको कैसे निकालते हैं, तो सभी को पता होगा कि जो बीच की 2 टर्म होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए जो 4 टर्म है ना, बीच के जो 2 टर्म है इनको जोड़ करके एक, अब इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो राइट आंसर वो इजीली आ जाता है। तो चलिए हम इसको आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे हम इसके लिए जल्दी से देखिए, तो ये 3/7 हो जाएगी और यहाँ पे प्लस 1/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरी और से थर्ड वैल्यू थी। अपान में 2 कर लेंगे, 2 क्या करेंगे अपान में हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13 14 × 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13/28 आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि 200 प्रश्नों की एक परीक्षा में कुणाल ने 65% स्कोर किया, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। कुणाल ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। अब सिंपल सा है, 200 प्रश्न उन्होंने दिए, 200 प्रश्न थे, 65% उन्होंने स्कोर किया था। अब 200 का अगर 65% देख लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका 130 आ जाएगा, यानी कि टोटल उसने 130 प्रश्न जो है सॉल्व किए सही सही, तब ना उसको 65% का स्कोर मिला है। अब 130 में से उसने गलत किसने किए, 70 गलत किए हैं, क्योंकि 200 टोटल थे तो 130 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो 70 उसने गलत दिए, 130 उसने सही किए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले में देखिए यहाँ पे एक क्रमागत जो छूट दी जाती है उस पर ये प्रश्न है। तो इसको कैसे करते हैं, सिंपल से आप इसको कर लेंगे ऐसे। तो ये 10% है तो इसको हम 90 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे छूट दी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 15 है तो इसको हम 85 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे छूट दी जा रही है। फिर यहाँ पे ये 18 है तो इसको हम कितना कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे आपको 82 कर लेंगे, अपान में 100 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू इससे कट गई, ये इससे कट गई। अब इसी तरीके से 5 दूने 10 कट जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो लगभग आपकी आ जाएगी, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, वो 63 पॉइंट आ जाएगी लगभग। ठीक है, तो वो आप अगर 100 में से माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे 37.27 आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर, एक टब एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। टब के 2 वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं एक
105 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, तब की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के 16 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। सिंपल सा है, तिर्यक ऊंचाई पूछा है, देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन प्रश्न आसान है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का, वो होता है यहाँ पर h² प्लस में, और ये r हो जाएगा, और यहाँ पर r², ये हमारा फार्मूला यहाँ पे इसमें लगने वाला है। ठीक है, कि दो तिर्यक ज्यादा हुए तो एक को बड़ा मान लेते हैं, एक को हम यहाँ छोटा r मान लेते हैं। बस इसको वैल्यू हमको इसमें पुट कर देनी है। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आप देखिए कि इसका क्या हो जाएगा। तो h हमारी दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे ये हमारी जो बड़ी वाली आ रही है 105 है, छोटी वाली 42 है। अब ये हमारा दोनों अंडर, ये जो रूट के पास में है ना, स्क्वायर इसका होना है। ठीक है, ये पूरा उस पर अंडर रूट है। अब इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 105, ये माइनस कर देंगे टोटल। ठीक है, तो ये टोटल जो आप सॉल्व करेंगे तो 65 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 65 सेंटीमीटर आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन बोला कि एक वर्ग का परिमाप संख्यात्मक रूप से वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा संभावित लंबाई क्या होगी, ये यहाँ पे पूछा है। तो मान लीजिए एक वर्ग है जो, इसका परिमाप क्या होता है, चारों साइड 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर 4 इकाई हम इसको मान लेते हैं, वर्ग की भुजा संभावित लंबाई 4 अगर इसको मान लेंगे तो इसका जो वो हो जाएगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, ये भुजा स्क्वायर होता है तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, ये क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे अगर हम परिमाप देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8, 4 12, 4 16। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है ना, वो दोनों क्षेत्रफल के बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल के बराबर है, तो 4 इकाई में आपके लिए बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि यदि बहुलक 35.5 और माध्य 22 है तो अब मध्यिका क्या होगी। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, 3 मध्यिका। ठीक है, 3 मध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल से आपको वैल्यू रख देते। बहुलक हमारा कितना दिया है, 35.5 दे रखा है, और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है माध्य जो है वो आपका 22, यानी कि 2 इंटू 22 दे रखा है। 2 यहाँ पे पहले फार्मूले में था। अब इसको हम अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 79.5 हो जाएगा। इधर हमारी 3 मध्यिका है ही है। ठीक है, तो 3 से अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26.5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा माध्यिका कितनी आएगी इसकी, 26.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो ये 26.5 हमने निकाल लिया था। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 90 में कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, वो हमारा इतना दे रखा है। फिर एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, तो ये यहाँ पे पूछा है। तो बहुत ही आसान है इसमें। तो देखिए यहाँ पे कितना होता है, इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का अगर फार्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है, √3/4, और ये इसका भुजा स्क्वायर होती है। ठीक है, अब इसके ये हमको दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल जो है हमारा दिया हुआ है, तो इसकी इज इक्वल टू कर देंगे 4√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सिंपली हमारा 2√6 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बोला गया है कि एक खंभे का उन्नयन कोण एक बिंदु से, अब यहाँ पे एक आपको बनाना पड़ेगा फिगर। ठीक है, ये मान लीजिए खंभा है और ये हमारा है। तो खंभे का उन्नयन कोण जो खंभे के पाद से, पाद का मतलब यहाँ के जिसका बेस है, इससे 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर है, और ये हमारा जो एंगल दिया है ये 45 हमारा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, 45 एंगल दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसकी आपको ऊंचाई निकालनी है, तो अगर इसमें थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले परपेंडिकुलर। अब क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, यही तो निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम देखें तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan 45 अगर देखें, tan 45 इज इक्वल टू x/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो x/20 हो जाएगा, तो 20 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर ही आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 20 मीटर। तो tan 45 बेसिकली कितना होता है, 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो एक आयताकार चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। तो यह दिहाल का क्षेत्रफल 300 मीटर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई के अंतर का मीटर आपको बताना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
तो इसमें कहा गया है कि आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। यदि हाल की क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तब वर्ग मीटर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई के बीच अंतर ज्ञात करना है। बहुत आसान है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई उसकी लंबाई का, अब लंबाई अगर x मान लेंगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगी, x इंटू 3/4, क्योंकि यही तो पूछा है कि चौड़ाई जो है लंबाई का 3/4 है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हो गई हमारी x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3x/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया। x इंटू 3 करो या 3 इंटू एक्स करो, बात देखिए। अब इजिकल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो हमारा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा और 4 चला जाएगा, उधर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे पक्षांतर होता ही है। अब 3 से इसको हम काट देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 4 हो जाएगा, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 20 हो जाएगी, क्योंकि 200 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। अब ये x की वैल्यू आ गई हमारी 20, ठीक है। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x हमारी जो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे 20 है, 20×3 = 60 हो जाएगा, 60/4 हो जाएगा, तो ये 15 चक्कू 60, तो 15 आ जाएगी चौड़ाई और 20 आ गई लंबाई। तो डिफरेंस कितना है, 5 ही तो है। 15 और 20 का डिफरेंस 5 है, तो 5 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे बहुत है आसान सा अगला भी प्रश्न है। तो कहता है कि ये दो निरंतर संख्याओं के वर्ग के बीच का अंतर 123 मात्र 23 है, तो संख्याएं क्या हैं। आप देखिए यहाँ पे वर्ग के बीच का अंतर, आप देखिए 11 की अगर बात करते हैं तो 121 होता है 11 का, और 12 का कितना है तो 144 होता है, ठीक है। अब इसमें से अगर देखिए कितना डिफरेंस आता है, अब 23 है, तो यही आपका सही हो जाएगा, 11 और 12, ठीक है। 23 डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहता है कि इसमें से कौन सी एक परिमेय संख्या 2/4 और 4/5 के बीच नहीं आती है। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान से प्रश्न है, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप देखिए ICR का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इतना तो आता ही होगा, तो चलिए हमको जरूर बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। तो कहता है कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त संख्या है। तो वो क्या होती है, एक, यानी कि जो एक है ना वो अभाज्य भी नहीं होती है, ठीक है, अभाज्य भी नहीं होती है, और वो क्या होती है, संयुक्त संख्या भी नहीं होती है। तो एक जो है वो देखिए ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में घुमाते जरूर हैं। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई जो 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दी है, तो समचतुर्भुज का परिमाप यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही आसान है, परिमाप होता क्या है, बस यही तो फार्मूला ही आपको याद रखना है। तो इसका जो परिमाप होता है ना वो कितना होता है, 2 × √d1 × d2², ठीक है, यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले आपको वैल्यू रख देनी है, सिंपल सा वैल्यू रख दीजिए। चलिए 12 है तो 144, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे 256 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ के देखिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, ठीक है, ये 200 नहीं, ये 400 आएगा, ठीक है, ये 400 आएगा, ठीक है, ये 400 हो जाएगा। तो 400 का अगर रूट देखें तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया रखा है, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 40 परिमाप इसका आ जाएगा। बहुत ही आसान था, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आपको बस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि साइन जो है 15/7 है, तो साइन होता क्या है, बस इसलिए देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पर। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा ये दिया, साइन की वैल्यू 15/17, 15 का मतलब क्या है, साइन होता है बेसिकली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये जो आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 17, ठीक है। ये देखिए आपका हो गया, ये होगा 15, ये हो गया 17। चलिए अब क्या करना है, अब इसमें से सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो वैल्यू है आपको ना बेस की वो निकाली, क्योंकि कॉट आपको निकालना है, ठीक है। तो बेस की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 15 17 और यहाँ पे कितना होता है वो आप देखिएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, हमें पता है आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्वेश्चन नंबर 98 देखें। तो संबंधित वस्तुओं का अनुपात सबसे उचित रूप से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। जो संबंधित वस्तुओं का अनुपात अगर बात कर लेते हैं तो क्या होता है, वो पाई चार्ट के द्वारा दर्शाता है। पाई चार्ट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है बना हुआ, तो इसमें कहता है कि यहाँ पर 15% जो खर्चा हुआ है उसके घर पे, और यहाँ पे जो है ये राशन में 40% खर्चा हुआ, ये यहाँ 20% जो कपड़े पर खर्चा होता है। ये पाई चार्ट इस तरीके से सबसे बढ़िया अनुपात दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। अब 99 में देखिए
तो कहता है कि एक कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई जो है 4 मीटर है। यदि कमरे की कमरे की दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढक दिया जाए तो कागज की लंबाई क्या होगी, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो सिंपल सा इसमें क्या लगाना है, आपकी जो कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल होता है ना, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला लगाना है, दीवारों का क्षेत्रफल लगाना इसका फार्मूला। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 2L/H हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 2 वाइड इंटू ये विद, मतलब क्या होता है चौड़ाई इंटू ये हाइट हो जाएगी। तो ये फार्मूला आपको इसमें लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो सिंपल से आपको वैल्यू सारी दे रखी हैं। तो 6 × 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2, 5 × 4 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू जो है ये देख लीजिए आगे हमारा कितना आ जाएगा। इसको अगर हम टोटल सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारी 88 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 88 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं कागज़ की लंबाई। अब कागज़ भी तो इसी शेप में होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई में। चलिए तो कागज़ कितना हो जाएगा, L/50/100 हो जाएगा। क्यों 100 हो जाएगा, क्योंकि 50 हम यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं मीटर में, लेकिन ये हमको दिया है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से हम उसको डिवाइड जरूर करते हैं। तो कितना है 0.5 ये जो है हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, 0.5 मीटर हो जाएगी। अब मीटर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल हमारा कितना 88 आया हुआ था। तो 88 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 170 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 170 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अगला देख लीजिए 100, तो बहुत ही आसान है। तो कहता है कि इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वही बहुलक होता है। देखिए 8 को अगर काउंट करते 1 2 3 4, तो 8 जो है 4 बार आया हुआ है। 17 देखिए 1 2 3, ठीक है 17 3 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार 8 है, तो 8 इसका बहुलक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए ये ICR का जो पेपर था हमने पूरा सॉल्व किया है। पूरे 100 के 100% इसमें किए हैं। और 100 में से आपने कितना किया है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है ना तो हम आपके लिए PDF वगैरह सब कुछ फ्री करेंगे। और उसके साथ साथ ना जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, मैंने 10 प्रैक्टिस सेट का वादा किया था आपके लिए, तो वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप ही का फ़ायदा है। वीडियो बनाने में लगभग 1-2 दिन लग जाते हैं फुल प्रैक्टिस सेट की अगर बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच।